Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021 और क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस जारी हैं और इस वक्त जो मैच जारी है वो स्कॉटलैंड और पपुआ न्यू गिनी के दरमियान हो रहा है और स्कॉटलैंड मैनेज टू स्कोर 165 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 166 का टारगेट है पपुआ न्यू गिनी के लिए और ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि 22 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं अब से कुछ देर पहले तक। हमारे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन टू द ट्रांसमिशन। यूनुस भाई, जो ये कमज़ोर टीमें हैं उनकी हम बात कर रहे थे, जिनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा स्टेज है दुनिया को दिखाने के लिए। स्कॉटलैंड इसमें काफ़ी कामयाब हो रही है, जिस तरह से उन्होंने सरप्राइज़ किया अगेंस्ट बांग्लादेश। हम सोच रहे थे बांग्लादेश का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर उनसे बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं जीत पाएंगे वहाँ, लेकिन वहाँ भी जीते और आज भी उन्होंने इस PNG की टीम के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़बरदस्त खेला है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग और जिस तरह पहला मैच उन्होंने सरप्राइजली सारी वर्ल्ड को सरप्राइज़ किया और हमेशा ऐसा होता रहा है कि जो खैर मैं स्कॉटलैंड को छोटी टीम नहीं कहूँगा, ना कि वो पहली दफ़ा खेले क्योंकि बहुत हिस्ट्री है उनकी, काफ़ी अरसे से ये इस स्टेज पे है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि हमें पता है कि हम सबको पता है कि वो इतना प्रोफेशनल क्रिकेट वहाँ नहीं होते, वो आते हैं खेलते हैं और उसके बाद अपने और प्रोफेशनल्स में होते हैं वो लोग। लेकिन अच्छी बात यह कि देखिए T20 में जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसमें ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, तो ये एक ऐसा साइन है जो कि इस फॉर्मेट का खासा है जो नजर आया। डू यू एग्री विद द फैक्ट कि जो टीमों के दरमियान फ़र्क होता है वो T20 में थोड़ा कम हो जाता है? बहुत। T20 में दोनों टीमें जब स्टार्ट करती हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये फेवरेट है, दो के ऑन पेपर कुछ टीमें फेवरेट होती हैं, लेकिन ऑन द डे हमने देखा इससे पहले भी बहुत टॉप की टीमों के साथ हुआ है जो कि ऑन द डे वो क्लिक नहीं कर सकी और हार गई। तो इसीलिए इस तरह स्कॉटलैंड भी, जैसे आज का मैच तो उनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन ये कि वो सरप्राइज कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि कंडीशन आपको पता है कि कंडीशन थोड़ी सी अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो कंडीशन सबके सामने है कि ऑन द डे आपके पास स्पिनर्स अच्छे हों, आपके पास अगर बैटिंग अच्छी हो, आपके पास डेप्थ हो आपकी बैटिंग में, ख़ासतौर पे स्पिनर में, स्पिन डिपार्टमेंट में, तो आपके चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तनवीर, कैसा देख रहे हैं अब तक के इस गेम को? देखिए, स्कॉटलैंड की जो नाम है, हम काफ़ी टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी अरसे से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी ये चीज़ें भी हमने देखी कि इनके कुछ प्लेयर्स जो हैं, अगर हम स्कॉटलैंड की बात करते हैं या आयरलैंड की बात करते हैं, वो काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस काउंटी क्रिकेट से तो आता है। लेकिन हम जिस तरह ये बात कर रहे थे कि इतने अरसे से खेल रहे हो और इतना ऊपर क्यों नहीं आते, उसकी वजह ये होती है जब आप मुस्तकिल बेसिस पे आपकी क्रिकेट हो रही हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप क्रिकेट के साथ दूसरे काम भी कर रहे हो तो फिर आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो इनमें ऐसी चीज़ें होंगी कि क्रिकेट भी खेलते हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके नहीं चलते। लेकिन फ़र्क इन्होंने क्यों डाला? अगर बांग्लादेश को भी उन्होंने हराया या आज के मैच में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आज की मैच तो चले हम कहते हैं कि उस लेवल की टीम नहीं जो बांग्लादेश की थी, तो उसकी वजह ये भी थी कि उनके पास एक क्रिकेट अच्छी खेलने का, क्रिकेट का एक एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से सेटअप उनका बना हुआ है। एक सेटअप बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये ओमान की तरह की टीम थी या नमीबिया की तरह टीम थी। ओमान में भी देखिए इंडिया पाकिस्तान के लड़के वो हैं, लेकिन वैसा सेटअप तो नहीं, ये इतने अरसे से क्रिकेट स्कॉटलैंड की तरह तो नहीं खेल रहे हैं ना। बिल्कुल तो उसके बाद वो लड़के कुछ काउंटीज भी खेलते, तो उनको एक समझ थी, आइडिया था। उनके फास्ट बॉलर ने जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट बॉलिंग की, उनके स्पिनर्स ने जिस तरीके से उनके अगेंस्ट बॉलिंग की, एक स्टेब्लिश टीम के अगेंस्ट, वो टीम बांग्लादेश जो अपनी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल किया, फिर न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। वो तो बुली करते हैं बुला के घर पे। एक बात करो, अगर बांग्लादेश इस पिचेस पे भी खेलती तो उनके बैट्समैन बुरे तो नहीं थे ना, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। मोहम्मदुल्लाह को देखें, मुशफिक रहीम को देखें, शकीब उल हसन को देखें, बड़े नाम है उनके पास। मुश्किल में डाला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्कॉटलैंड की क्रिकेट के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस किया जाए तो आगे बढ़ सकती है, ये भी टीम बहुत ऊपर आ सकती है। बट जैसे PNG की टीम है और उनके लिए तो इस लेवल पे पार्टिसिपेशन करना ही बड़ी बात है, यही उनके लिए अचीवमेंट है। और आज उनके बॉलर कबाव मोरिया ने 20वें ओवर को बड़ा यादगार बनाया। एक रनआउट समेत 4 विकेटें जो हैं वो गिरी हैं। यूनुस भाई, सेलिब्रेशंस देखिए आपने, इनके लिए कितना मैटर करता है। मैं पिछले प्रोग्राम में यही बात कर रहा था
कि जब इनका नेशनल एंथम बजा है पहली बार इस वर्ल्ड कप में, तो कुछ सपोर्ट स्टाफ के और कुछ मेंबर्स जो वहाँ टीम के बैठे थे उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। प्राउड मोमेंट्स हैं ये, सिर्फ इनके लिए स्पोर्ट्स नहीं है, प्राउड मोमेंट्स है। और वैसे भी स्टेज पे आना, सारी फैमिलीज देख रहे हैं, उनकी उसकी पूरी कंट्री देख रही है, तो बहुत ज़बरदस्त है प्राउड। जिस तरह कबुआ मोरे ने ये 4 आउट किए हैं, उनके लिए तो ये उनके लिए बस ये उनकी अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, जिंदगी भर के मोमेंट है, और ये हमेशा उनके पास रहे। क्योंकि जब पहले इवेंट में ही जाके, पहले ही मैचेस में जाके इस तरह की परफॉर्मेंस होना, और फिर आप इस तरह अपनी कंट्री के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, और उनकी पूरी फैमिली के लिए और उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और हमने देखा कि एक रन्स पे, एक आउट पे वो जिस तरह की बाहर वो सब बैठे हुए हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अमेजिंग। यही वो एक, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो और इस लेवल पे खेलते हो, तो आपको जब ये ऐसी अचीवमेंट्स आप करते हो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, तो ये बड़ी ग्रेट फीलिंग हमेशा ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और पाकिस्तान के लिए जो इस तरह की मूवमेंट और फीलिंग्स आती हैं, वो आती हैं जब हम परफॉर्म करें हिंदुस्तान के अगेंस्ट। वो जो मैच होता है, नो मैटर, मुझे पता है यूनुस भाई आप भी अभी यही कहेंगे, सारे बड़े क्रिकेटर, सारे बड़े प्लेयर्स यही कहते हैं, इट्स जस्ट अनदर गेम, हमको गेम पे फोकस करना है, लेकिन होता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम खुद भी बार बात करते हैं कि जस्ट अंदर गेम नहीं है। पाकिस्तान में, इस खित्ते में, आप इन मुल्कों में ये बिल्कुल क्रिकेट से भर के है। ये आपका मजहब बन जाता है, आपका क्रिकेट इस खित्ते में आपकी, बस आप समझे कि आपका ये दूसरा रिलीजन है। और फिर ख़ास तौर पे देखो, मैं तो बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ इस मामले में कि जब इंडिया के खिलाफ मैं खेला हूँ, तो अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबी दी। और मुझे वो मोमेंट हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जब आप वापस आते हो आपके घर में, आपके मुल्क में, और एक पर्सन जिस तरह आपके पजीराई करते हैं, खासतौर पर जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, ओवरनाइट स्टार बनने का इससे अच्छा मौका नहीं होता। या आप यंगस्टर्स को अभी भी मशवरा दे सकते हैं। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप के लिए वैसे तो प्राउड मोमेंट आपके लिए होते हैं जब आप स्टार ही पहन लेते हो, अपने स्टार आप पहन लेते हो, तो वो पहला रन, वो पहली विकेट, वो पहला लम्हा आप हमेशा कभी भी नहीं भूल पाते। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला आपको इस तरह परफॉर्म कराए इस स्टेज पे जाके, और आप टॉप के प्लेयर बनते हो, तो अमेजिंग फीलिंग। इसलिए मैं अपने यंगस्टर के लिए से जब भी मैं बात करता हूँ कि अपने लिए सोचें, वो मोमेंट अभी से सोचें। हमने सोचा और फिर अल्लाह ने हमें वो मौका दिया, तो हमने उसको और अगले स्टेज पे लेके गए। और पाकिस्तान के लिए खेलना, अपनी कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ा एहसास होता है, बहुत बड़ा ऑनर होता है। तनवीर, ये जो हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें ना, इसी पे एक चीज़ मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मैच होता है, जैसे यूनुस भाई ने कहा, इट्स बिगर देन द गेम इटसेल्फ। ये इसमें इतना कुछ लगा हुआ होता है। इस बार एक ऐसी फीलिंग आ रही है, देखिए हर बार हम पाकिस्तान को तो सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली हमारी टीम है, लेकिन इस बार एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, और हम ये मैच जीत सकते हैं। देखिए, मेरा दिल तो यही कह रहा हूँ, मुझे लग भी रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया को हराएगी, क्योंकि जो इंडिया की जो बैट्समैनों की परफॉर्मेंस आईपीएल में रही है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस मैच खेला गया उसमें जो परफॉर्मेंस हुई वो एक अच्छी परफॉर्मेंस हुई, और उन्होंने शफलिंग भी की जिसकी वजह से रन्स भी हुए। दूसरी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो आप बात कर रहे थे, मुझे ये एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो खेला है उसको पता है कि कितनी मुश्किल होती है, कितना प्रेशर होता है। और मैं नहीं खेला, लेकिन जब देखता था तो उससे हमें भी नज़र आता था, आपके साथ बैठ के हमने शोज़ भी किए हैं, प्रेशर स्टूडियो में भी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, और कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, पूरी आवाम लगी हुई होती है, दोनों कंट्रीज़ की लोग होते हैं, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब देख रहे होते हैं इस मैच को। लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे है कि इंडिया के अगेंस्ट खेला तो नहीं, लेकिन जब 2002 में जब मैं लीग क्रिकेट फर्स्ट टाइम खेलने गया तो मैंने इंडियन टीम के साथ नेट किया था वहाँ पे। और जब मुझे ये पता चला था कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे नेट करने, तो मेरा दिल कर रहा था बस नेट में ही इतनी तेज़ गेंदें कर दूं कि मैं सबको हिला के रख दूं। एक नेट के अंदर वो फीलिंग थी, और जिसकी वजह से एक आध प्लेयर भी उनका बहुत ज़्यादा अनफिट मेरी बॉल पे हो गया था। तो नेट पे भी मेरा जोश था कि मैंने छोड़ना नहीं है यहाँ पे, तो मतलब से सोचे फिर जब मैच हो रहा होता है तो बिल्कुल क्या 100% क्या 1000% एफर्ट लगी हुई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने जो कामयाबी हासिल की वार्म अप मैच में, उसके बाद 36 पे 5 आउट हैं, 35 पे 4 आउट हैं, ओके छठा भी 5वां भी आउट हो गया, 35 पर 5 आउट है पीएनजी के, और गेम ऑब्वियसली अब स्कॉटलैंड के बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है। तो हम बात कर रहे थे
हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ से जो हमारी जीत हुई, उसके बाद हम अब कल मैच खेलेंगे साउथ अफ्रीका से, हमारा वार्म अप मैच, और जिसमें हम पूरी तैयारी कर लेंगे 24 तारीख के लिए, जो कि बड़ा मुकाबला है। जी हाँ, पूरी तैयारी यूनुस भाई मुकम्मल है। कल जो वार्म अप मैच है उससे और जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कैसा देख रहे हैं इस वक्त तक आप पाकिस्तान की इस कैंपेन को, जो हम इस मुश्किल मैच में जाएंगे? अच्छी शेप में लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और मेरे ख्याल से कुछ शफलिंग होगी अगले मैच में, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 प्लेयर को लेके अभी भी हम श्योर नहीं है कि इनमें से हैदर अली को खिलाना है या मोहम्मद आसिफ अली को खिलाना है। और क्योंकि आपके पास एक बीच में, जैसे हम इससे पहले भी हमने बात की है, कि आपके पास एक किलिंग इंस्टेंट होनी चाहिए कि अगर फ़खर आलम की अच्छी बात है कि वो वहाँ पे मौजूद है नंबर 3 पे, लेकिन आपके पास एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि आगे जाएं और जो कहते हैं कि नेक्स्ट थोड़ा सा वो तेज़ खेलें। तो मेरे ख्याल से हैदर अली और आसिफ अली अगर यहाँ पे हम क्लिक कर सकें और हम अच्छा फैसला कर सकें कि किसको खेलना है, और इसको हम, जैसे हमने पहले कहा था कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ रहा है। फ़खर ज़मान का तो ठीक है कि हमने अच्छा किया कि उनको नंबर 4 नंबर 5 से लेके ऊपर लेके आए, लेकिन हमारे पास अगर एक ऐसा बैट्समैन बीच में हो जो कि 10-15 बॉलों पे 30-35-40 रन कर सके तो ये अच्छा हो, क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे हमने बात की है, क्योंकि जब इस खित्ते में खेलते हैं तो आपके पास रन्स ऑन द बोर्ड होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास 170 प्लस रन्स हो और फिर आपके पास स्पिनर भी मौजूद हैं तो आपके पास एक अच्छा चांस है। तो मेरे ख्याल से हमें उम्मीद है कि सही सिलेक्शन हो, और बैटिंग ऑर्डर को लेके जो हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक को कौन से नंबर्स पे खेलने चाहिए, और फिर किस तरह इसको एक थोड़ा सा अपने जो गेम से निकल के आपको अपने स्टाइल से निकल के गेम अपनी कंट्री के लिए खेलना। तो मेरे ख्याल से ये मौका है कि यहाँ पे आएँ अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए परफॉर्मेंस करें और अपना स्टाइल चेंज करें, क्योंकि जो हम बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं, अगर ये 5 बैट्समैन इसमें से 2 भी क्लिक करते हैं या एटलीस्ट कोई एक बैट्समैन वो जाके 50-60 बॉलें खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी ज़्यादा बैटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और बहुत एक्सपीरियंस हमारी बैटिंग लाइन आप कह सकते हैं कि इससे अच्छी इस फॉर्मेट के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी मौजूद है, एक्सपीरियंस भी मौजूद है, और बारहा खेल चुके हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं। मुझे लगता है एक इम्पैक्ट प्लेयर की ऐसी कमी है गेम चेंजर की, जो फ़खर ज़मान की सूरत में पूरी तो हो सकती है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर हो जो कि बदल दे गेम कुछ 1-2 ओवर के अंदर। देखिए, अब जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की कि हम क्यों नहीं रोल दे सकते हैं, हम क्यों नहीं मोहम्मद हफीज़ को वो रोल दे सकते हैं, हम क्यों नहीं शुएब मलिक को वो रोल दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे हम खेल रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने का कि हम जाएंगे और बॉल सीम और स्विंग और बाउंस हो रहा है। ठीक है, आपके पास जाके 4-5-6 बॉलों पे आपको फ़ौरन बस अगला गियर बदल सकते हैं, और काफ़ी अरसे से ये खेल रहे हैं लोग। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस, और फिर हम तनवीर से बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। आज हमने काफ़ी बैटिंग पे बात की है, लेकिन बॉलिंग पे बात नहीं हुई, बट ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और शाहिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और तनवीर भाई की तरफ चलते हैं। तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि जो हम बात कर रहे थे अभी पाकिस्तान टीम के हवाले से, अभी तक हमने बॉलिंग पे कोई बात नहीं की है। बॉलिंग को कैसा देख रहे हैं? स्पेशली मेरे लिए मुझे लगता है कि जैसे अभी यूनुस भाई ने कहा कि आपके पास अच्छे स्पिनर हो 1-2, मुझे लग रहा है हम स्पिनर में थोड़ा सा वीक आ रहे हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि स्पिनर्स तो हमारे पास हैं, 3-3 4-4 स्पिनर्स हैं, लेकिन अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें या उनका बॉलिंग का टाइम देखें, अगर हम अम्बाद की बॉलिंग का टाइम देखते हैं, वो सिर्फ नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, सर्किल के बाद जब वो बॉलिंग करने आते हैं वैसी बॉलिंग नहीं होती। शादाब की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो उनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर आप फ्लाइट के साथ बॉल करेंगे आपको फ़ायदा होगा, आपको बॉल ब्रेक भी होगा, विकेट्स भी मिलेंगे आपको चांस। मुझे ऐसा लगता है तनवीर भाई कि आपके पास मोहम्मद नवाज बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है, उसको अगर हम सही से यूज़ करें
तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। देखिए उसकी वजह ये है कि वो इतना ज़्यादा उस पर वो ट्रस्ट किया नहीं जाता, उसको क्रिकेट इतनी ज़्यादा खिलाई नहीं जाती। हाँ, अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो उसने नेशनल T20 में एक अच्छी उसने बैटिंग की। उस्मान कादिर आपके पास नहीं है अभी 15 लड़कों में। तो आपका जो स्पिन अटैक है वो मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आता है। लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने वार्म अप मैच में बॉलिंग जो मैंने देखी, उससे ये मुझे नज़र आया कि ऐसे लगता है कि कुछ काम हुआ है बॉलिंग के ऊपर। वो क्या चीज़ नज़र आई कि विद इन स्टंप बॉलिंग हुई। अगर आप फास्ट बॉलर्स को भी देखेंगे, विकेटों के बीच में बॉलिंग की। अमाद वसीम को देखें, उसने भी विकेटों के बीच में बॉलिंग की, दूर दूर बॉलिंग की, बिल्कुल मुंह पे नहीं बॉलिंग की। कभी कभार आपको नज़र आती थी उसकी बॉलिंग के वो मुंह पे बहुत ज़्यादा बॉल करते थे, जिसकी वजह से उनको शॉट्स लगती थी। उसके बाद जब क्रिस गेल बैटिंग करने आए तो हारिस रऊफ स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट आ गए। राउंड द विकेट आने का मकसद ये है कि आपने उसको व्यर्थ नहीं देनी, आपने विकेटों के बीच में सीधा बॉल करना है। ओवर द विकेट जब आप करते हैं तो आपका एंगल बनता नहीं है, या अगर आपका बॉल अंदर नहीं आ रहा तो ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से बाहर जाएगा, तो फिर क्रिस गेल जैसा प्लेयर या जो भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है उसको शॉट्स का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं थोड़ी सी काम करते हुए। अब जब आपके मेन मैचेस स्टार्ट होंगे उसमें भी फिर इस किस्म की चीज़ें नज़र आईं तो फिर आप लगता है कि शायद आप काम कर रहे हैं। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई सबसे पहले बताइए पाकिस्तान टीम की तैयारी कैसे है और कल के वार्म अप के लिए हम क्या देखने वाले हैं? देखिए ट्राई करेंगे, एक दो लड़कों को और बैटिंग करवाएंगे। मेरे हिसाब से 10 खिलाड़ी तो तय हैं, बल्कि 9 खिलाड़ी तय हैं, 10वां खिलाड़ी भी ऑलमोस्ट सर्टेन है। आपने ये देखना है जो पाकिस्तान ने बैटिंग खिलाई ऑलमोस्ट वही बैटिंग खेलेगी। 6 नंबर पे एक बैट्समैन चाहिए। अब वो फखर या तो 6 पे खेले, या हैदर अली 3 पे खेले, या हैदर अली 6 पे खेले, फखर 3 पे खेले, या आसिफ अली को खिलाना है 6 पे, ये डिसाइड करना है। इसलिए कि मुझे लग रहा है शुएब मलिक हफीज दोनों मैच खेलेंगे इंडिया वाला। मोहम्मद रिजवान बाबर आजम ही ओपन करेंगे, फखर 3 पे या 6 पे आएंगे। बाकी बॉलर्स में से दो बॉलर्स में से एक डिसाइड करना है, हारिस रऊफ खेलें या वसीम जूनियर खेलें। वसीम जूनियर का एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उसकी बैटिंग अच्छी है, लंबे छक्के मारता है। शाहीन और हसन अली तो सर्टेन है, वो खेलेंगे ही। इमाद वसीम, शादाब, ये दो भी सर्टेन है कि आपको स्पिन डिपार्टमेंट में खिलाना है। तो आपने ये एक दो फैसले लेने हैं। कल का मैच खेलेगा वसीम जूनियर, बॉलिंग करेगा, तो आपको पता चलेगा कि वसीम जूनियर बेहतर है या हारिस रऊफ। और वो जिस तरह से हमने देखा नेशनल T20 में भी और वैसे भी वो जिस तरह से हिटिंग कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेता है साथ साथ, तो यूजफुल क्रिकेटर है, एक अच्छा ऑप्शन है वसीम जूनियर का। बिल्कुल, वसीम जूनियर भी एक अच्छा ऑप्शन है। हारिस रऊफ ठीक है, रन देता है लेकिन रन ज्यादा दे देते हैं। उसने कल 2 विकेटें ली और आखिरी ओवर में कैरन पोलार्ड ने उसे 5 चौके मारे। जो वार्म अप मैच होता है इसका रिजल्ट उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वेस्ट इंडीज ने ये सिनेरियो देखा कि अगर हम किसी मैच में 20 ओवर में या 19 ओवर में 130 रन पर आउट होते हैं तो हमें डिफेंड कैसे करना है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, फखर ने बड़े 24 गेंदों में 46 रन बनाए, बड़ा अच्छा खेल रहा है वो। जब से मैथ्यू हेडन आए उनके साथ वक्त भी ज्यादा गुजार रहा है, तो कुछ लग रहा है कि जैसे मैथ्यू हेडन ने उसको कुछ टिप्स दी हैं, वो टिप्स यूज कर रहा है वो। लेकिन अभी शायद भाई आप कह रहे थे, देखिए अभी तीसरे नंबर पे इतने रन कर दिए, अब उसके बाद भी वो शायद छठे पे भी जा सकता है, तो ये तो सही नहीं है। अगर वो ऊपर रन कर रहा है तो उसको ऊपर ही रहना चाहिए। हाँ, ये डिसीजन आपने दूसरे वार्म अप मैच के बाद लेना है कि आपने 3 पे खिलाना है उसे या 6 पे खिलाना है। हैदर अली फिर 6 पे आके जरा थोड़ा सा इतना ज्यादा इफेक्टिव शायद ना हो, 3 पे आएगा तो थोड़ी सी गेंदें लेगा सेटल होने में, फिर उसके बाद मारेगा। फखर का ये है कि फखर आते ही लाठी चार्ज कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अब ये देखना है, टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा। तनवीर कुछ पूछना चाह रहे हैं? भाई मेरा सवाल ये है, अभी जिस तरह आपने एक बात की कि हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, हो सकता है कि वसीम जूनियर उनकी जगह आएँ या खेलें, तो अगर हसनैन की मार लगती है तो वो स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं। तो अगर हारिस रऊफ का पता था इतनी मार लगती है तो उनको फिर क्यों रखा गया? उनको फिर 15 के मतलब रिजर्व प्लेयर्स में क्यों नहीं रखा गया? रखते टीम के साथ तो शाहनवाज धानी को, और धानी का ऑप्शन भी यहाँ आ जाता। बिल्कुल, देखिए मैं इसको कोई नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहता। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, हमें कोई नेगेटिव चीजें निकालनी नहीं चाहिए, नेगेटिव बातें करनी नहीं चाहिए। हसनैन मेरे हिसाब से 2-2.5 साल से टीम के साथ है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा हसनैन। विकेट टू विकेट जब भी वो बॉलिंग करता है उसकी बॉलिंग अच्छी होती है, जब भी वो विकेट देता है बैट्समैन को, जितनी तेज वो कराता है उतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है।
कभी बहुत ही अच्छी फील्डिंग करता है, कभी बहुत ही बुरी फील्डिंग करता है, कभी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है, कभी बहुत ही बुरी बॉलिंग करता है। तो आपको जो कम बुरा है वो आपने लेना था और आपने वो हारिस रऊफ के उसमें वोट चला गया। हसनैन यकीनन अनलकी रहा, 2019 के वर्ल्ड कप में भी वो वाइट प्लेयर था गालिबन जो नहीं खेल सका एक भी मैच, तो उसको अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इज वेरी यंग, उसको जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जहां तक शाहनवाज धानी का ताल्लुक है, मुझे लगा ऐसा जैसे कि शायद टीम मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि एक प्लेयर जो साथ में है, हारिस रऊफ 1 आध साल से खेल रहा है, बिग बैश भी खेल के आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। शाहनवाज धानी को एकदम से एक बड़े इवेंट में डालना इन एक्सपीरियंस। आपके लिए शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर, हसनैन, ये 3 खिलाड़ी अभी से आपके पास तैयार हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं जो बाउंसी ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे अच्छा खेलेंगे, तो आप उन्हें 2022 के लिए तैयार करें। ठीक है शाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। थोड़ी सी बात चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा के हवाले से भी कर लें। पाक भारत क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिश, कहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में भारतीय बोर्ड के सरबराह सौरव गंगुली से मुलाकात भी बड़ी अच्छी रही। क्या कहना था उनका, आइए आपको पहले दिखाते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी मेरी ऑन द साइड लाइन्स बात हुई। सौरव गांगुली से मिला था। एक क्रिकेटिंग बॉन्ड तो हमने कायम करना ही करना है। अभी बहुत सारे मरले हमने अबूर करने हैं। सौरव गांगुली के खिलाफ मैं खेला हुआ हूँ, तो वो आगे चल के देखेंगे कि कहाँ तक हम दोनों जा सकते हैं। अच्छी डिस्कशंस हुई थी। मैच आ रहा है, सो मैं सब फैन से ये चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान टीम के पीछे खड़े रहें। इंशाल्लाह जीतेंगे तो एक पूरी कौम को एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। पाकिस्तान को 50 ओवर्स का एक टूर्नामेंट मिला, इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो होगा 2023 में। ACC बनी थी ताकि एशियन ब्लॉक के साथ कोई 19-20 सिचुएशन डेवलप होती है तो सारे यूनाइटेड फ्रंट बन के खड़े हो जाए, तो इसके ऊपर भी मैंने एम्फसाइज किया। शाहिद साहब, जब नया चेयरमैन आता है वो पाक भारत क्रिकेट बहाली की बात करता है, फिर उसको कोई नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर यही बात होती है हो नहीं पाती। तो हम इस डायरेक्शन जाते ही क्यों हैं जब ये हो नहीं रहा सीन? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी मजबूरी है, पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि भारत के साथ उसकी क्रिकेट हो। पैसा वहाँ से जनरेट होता है, एंथुजियाज्म वहाँ से जनरेट होता है, प्लेयर्स डेवलपमेंट वहाँ से जनरेट होती है। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा है, पॉजिटिव स्टांस है। और रमीज चूंकि खुद प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर्स से, इंडियन बोर्ड में जितने भी लोग हैं उन सबसे उनकी अच्छी है। जय शाह ने खुद कहा कि मैं रमीज का फैन रहा हूँ, उसकी जो सोफिस्टिकेटेड नेचर है। और इनफैक्ट जय शाह होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, कि गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए। मेरे हिसाब से कुछ अंदरून खाना बातें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज की, लेकिन पहले न्यूट्रल वेन्यू पर, फिर दोनों रिस्पेक्टिव मुल्कों। शाहिद साहब, आपने जो बता दिया जिनके वो बेटे हैं, फिर तो क्रिकेट होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। आप तो कह रहे हैं कुछ चांस नजर आ रहा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो चांस अगर लेंगे तो वो अपने वालिद मोहतरम से बात करेंगे, अमित शाह से, तो शायद कोई रास्ता खुले। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपको की बात हुई है कि पहले न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ली जाए। यूएई एक ऐसा वेन्यू है जो न्यूट्रल भी है, और यहाँ पे इंडियंस भी बड़ी तादाद में, पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में। अगर यहाँ एक सीरीज हो जाए तो बुरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। यूनुस भाई, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे ऑब्वियसली ये एक ऐसी सीरीज भी होगी और ऐसी क्रिकेट होगी जिस पे सारी दुनिया की नज़रें होंगी और बहुत पैसा भी जनरेट होगा, और ये पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर है और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है। बट ये दोनों मुल्क जो हैं वो इस सिचुएशन पे चले गए हैं कि अब ये नहीं हो पाती। पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ये रहता है कि क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स से अलग रखें, लेकिन भारत ये नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हमें बार बार वहाँ जाना पड़ता है। ये जाना ठीक है? क्या करना चाहिए इसके लिए आपके ख्याल में? नजीब, दोनों मुल्कों के फैंस चाहते हैं, क्रिकेट के फैंस चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, और हम सब चाहते हैं। इवन सारी वर्ल्ड चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब भी ये क्रिकेट होती है इस खत्ते में, तो जो कहते हैं ना, क्रिकेट डिप्लोमेसी जो एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग डालती है, और बड़ा फ़ायदा होता है दोनों मुल्कों को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान को भी, इवन इंडिया को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप टूर्स करते हैं तो इतने फैंस बनते हैं आपके क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट प्रमोट होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यही बात बार बार करता हूँ कि इसको बैठ के एक दफ़ा इसका कोई रास्ता निकालें कि ये बार बार हर 4 साल बाद, 5 साल बाद यही प्रॉब्लम हमें होती है। हम खेलना शुरू करते, सडनली कुछ होता है और फिर वो क्रिकेट वापस चली जाती है। तो इसका कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं, पूरी वर्ल्ड चाहती है कि
कि क्रिकेट हो और क्रिकेट की प्रमोशन हो, यंगस्टर की प्रमोशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रमोट होती है इस खिते में, बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रमोट होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब ये क्रिकेट होती है तो ये आपकी टेंशन इन दोनों मुल्कों के बीच में ख़त्म होती है। आई विश कि ये हो और इसी तरह से कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन हो। बिल्कुल सही है। तनवीर, हम एक मैच के ऊपर इतनी बात करते हैं, अगर रेगुलर सीरीज़ होने लगे तो कितना अच्छा हो ये क्रिकेट के लिए भी और दोनों मुल्कों के लिए भी। देखिए, छोटी सी बात ये बोलूँगा कि बीसीसीआई का कोई चेयरमैन बने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी चेयरमैन बने, जब भी कोई आता है वो आता है, मिलने की कोशिश करते हैं, मुलाकात भी होती है या फ़ोन पे बात होती है, जो कुछ भी होता है उसके बाद यही, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, आवाम को यही बोला जाता है कि अच्छा सेटअप बन जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, बात हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, घबराएं नहीं, क्रिकेट शुरू हो जाएगी, सब कुछ। चेयरमैन की हद तक दोनों की तस्वीरें लग जाती हैं, मीडिया में, न्यूज़ में आ जाती है, दोनों की हद तक तो बहुत पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग दोनों, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब तक दोनों कंट्रीज़ के ऊपर के लोग नहीं बैठेंगे आपकी क्रिकेट कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। उन दोनों को खुश होना बहुत ज़रूरी है, उन दोनों के माइंड मिलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी क्रिकेट स्टार्ट होगी। वरना आप नीचे से जो कुछ भी करते रहें, जब ऊपर से इजाज़त नहीं होगी तो क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे यहाँ वक्त और कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। Glad to have you back once again in our special transmission. नाज़रीन, प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं और जीत सकते हैं एएस का शानदार बैट। कल जो हमने आपसे सवाल किया था उसका जवाब और विनर बताते चलें। कल हमारा सवाल था कि T20 इंटरनेशनल में कितने क्रिकेटर्स की 2 सेंचुरियां हैं। इसका जवाब है 7 खिलाड़ियों की T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरियां हैं और सही जवाब देने वाले हैं कराची से मोहम्मद अमार। आपको एएस का ये शानदार बैट बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ आज का सवाल बता देते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, नोट कर लीजिए। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स किस क्रिकेटर के हैं? T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स किस क्रिकेटर के हैं? अगर आपको जवाब आता है तो टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब लिखिए, AKR लिखिए, स्पेस दें, नाम, शहर का नाम और सेंड कर दें 8038 पे। इस तरह से आप भी जीत सकते हैं एएस का ये शानदार बैट। मूविंग ऑन, बात करते हैं आज के दूसरे मैच की। और दूसरा मैच जो है वो बांग्लादेश के लिए बेइंतहा अहम है। बिल्कुल प्रेशर मैच। कभी सोचा नहीं होगा बांग्लादेश ने और फैंस ने भी कि ओमान से उनका ये मैच प्रेशर मैच होगा, क्योंकि 4 टीमों ने जब आगे बढ़ना था तो ये तो क्लियर था कि श्रीलंका और बांग्लादेश वो टीमें होंगी जो जाएंगी ही जाएंगी, बाकी 2 का देखा जाएगा। और बांग्लादेश के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है यूनुस भाई। प्रेशर मैच और साथ में मुश्किल मैच, मुश्किल भी है। ओमान आसान नहीं है। ओमान की हम टीम देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि अच्छे प्लेयर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ज़ीशान मकसूद ने उस दिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, जो उनके कप्तान हैं। रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं। इसमें अगर हम इसकी टीम देखें तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इंडियंस मौजूद हैं, श्रीलंकन मौजूद हैं, बांग्लादेशी मौजूद हैं। तो ये, और आपको पता है कि जहाँ जहाँ इस कंट्रीज़ के प्लेयर्स होते हैं तो वहाँ बड़े ज़बरदस्त, तो इसलिए बांग्लादेश के लिए प्रेशर मैच और साथ में बहुत मुश्किल मैच हो सकता है। तनवीर, क्या कहेंगे ओमान और बांग्लादेश के इस इम्पॉर्टेंट मैच के हवाले से? देखें, जिस तरह विन की ओमान ने, उनका जो पहला मैच था वो बहुत आसानी से उन्होंने वो मैच जीता। और ज़ीशान की जिस तरह बात करते हैं और एक मैच्योर बॉलर वो नज़र आए, और इसीलिए जो टीम का परफॉर्मर होता है अच्छा, वही कप्तान भी होता है। और बहुत अच्छी उन्होंने लीड की टीम को और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। लेकिन उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर वो हार गई, क्योंकि वो एक स्टैब्लिश कंट्री है, स्टैब्लिश टीम है, बहुत अरसा से वो क्रिकेट खेल रही है। और जिस तरीके से वो पिछला मैच हारे हैं, मुझे बहुत यकीन है कि वो आज का मैच जीतेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम उनकी टीम के अंदर, बहुत अरसा क्रिकेट, उनको अपने नाम की बहुत फिक्र होगी कि ऐसा ना हो कि हम ये मैच हार जाएं और बाहर हो जाएं। और
लास्ट मैच वो जो हारे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने किया क्या है। ना सिंगल डबल्स हो रहे थे, ना उनसे शॉट्स लग रही थी, बहुत स्लो बैटिंग कर रहे थे। सिंगल डबल की जहाँ तक बात है, यूनुस भाई की तरफ बैटिंग के हवाले से दोबारा चलते हैं। यूनुस भाई मुझे ये बताइएगा कि इतनी ये जो नाम मैं देख रहा हूँ, मुझे ये नाम देख के हैरत हो रही है, क्योंकि महमूदुल्लाह जो उनके कप्तान हैं, एक्सपीरियंस हैं, लिंटन दास, फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान, शाकिबुल हसन, the biggest superstar of बांग्लादेश, ये सारे सरकार भी हैं, सोमिया सरकार भी हैं, सारे इवन तस्कीन अहमद, ये सारे ऐसे नाम हैं जो टाइम एंड अगेन इनको मैच जिता के भी दे चुके हैं। क्या ये जो घर में ख़राब विकेटें बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है कि ये वहाँ जाके भी नहीं खेल पाते, गीली बॉल पे भी नहीं स्कोर कर पा रहे थे? हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छा यूनुस भाई इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, आप इनकी बात का जवाब दें। ऐड ये करता हूँ, क्या तमीम इकबाल से फ़र्क पड़ रहा है इनकी बैटिंग? लास्ट मिनट है हमारे पास यूनुस भाई, फाइनल थॉट्स फॉर दिस गेम। देखिए, आपके अगर आपके टॉप के प्लेयर ना हो और तो प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन बात वही दरअसल में ये कहते हैं कि ये बिहाइंड दी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है जी, कुछ हो रहा होता है, यू नेवर नो कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन देखिए, बांग्लादेश के लिए एक अच्छा दिन हो भी सकता है आज के वो मैच जीते और आगे आ जाए, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगी, क्योंकि वो फिर आपका जो मेगा इवेंट है वो थोड़ा सा पीका सूखा नज़र आएगा। उसकी वजह ये कि बांग्लादेश इस खित्ते में बहुत क्रिकेट खेलती है और बहुत टॉप की टीम है। जब हमने देखा कि वो नेक्स्ट राउंड में आती है तो उन्होंने बड़ी अच्छी टीमों को ज़ेर किया है। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए गुड लक है। आई होप कि वो अच्छा मैच खेले, लेकिन उनके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि मैच मुश्किल भी है, प्रेशर में आ जाएंगे, बिल्कुल प्रेशर का मैच होगा। साथ साथ आपको फाइनली चलते चलते पापुआ न्यू गिनी का भी बता दें कि उनको 60 रन चाहिए अब ये मैच जीतने के लिए 29 बॉलों पर, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया है अब ये मैच जीतना। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मुजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।